हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटम। बच्चों, प्राइम एजुकेटम में मिलती है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यही मेरी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे चैनल से जुड़ें और मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सहयोग मिले। बच्चों, आप यह बताओ कि आप जिस एज ग्रुप से गुजर रहे हो उस एज ग्रुप में फिजिकल ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करे। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग फोकस करने जा रहे हैं उसी चीज पर जो आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करे, जो आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों, आप गेस करो कि आज की वीडियो में मैं किस चीज पर ज्यादा फोकस करने वाली हूँ। आज की वीडियो में आपकी हाइट पर सबसे ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि आपकी हाइट ही है जो आपके पर्सनैलिटी में चार चांद लगाती है। अगर आपकी हाइट ना हो तो समाज में, आपके फ्रेंड सर्किल में आपकी कोई खास अहमियत नहीं रह जाती है। आपके फिजिकल ग्रोथ का आपके हेल्थ पर बहुत अच्छा असर होता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप हेल्दी पर्सन हैं। अरस्तु, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने सही ही कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और इसलिए आज की वीडियो में मैं फोकस करने जा रही हूँ कंप्लीट फिजिकल ग्रोथ पर, क्योंकि आपकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी तो ऑफ कोर्स मेंटल ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपके मस्तिष्क में पाया जाता है और हाइपोथैलेमस भी आपके मस्तिष्क में ही पाया जाता है। और ये दोनों ऐसे ग्लैंड हैं जो आपके शरीर के सभी ग्लैंड्स को नियंत्रित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग जानने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस के बारे में। हम लोग जान रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं और हाइपोथैलेमस जिसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को किंग ग्लैंड भी कहते हैं और इसे क्वीन ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? यह थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड इत्यादि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर वह होता है जो बाकी सभी पर नियंत्रण रखता है। तो यह एंडोक्राइन ग्लैंड का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वह क्या करता है, बाकी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर अपना नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब जानिए हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि मास्टर को भी तो गाइड करने वाला कोई और चाहिए ना। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने काम को अच्छी तरह से कर पा रहा है या नहीं, यह कौन देखेगा? इसे देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो इसे कौन देखता है? इसे देखता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करता है, इसलिए उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और मास्टर ग्लैंड को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को किंग ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यह राजा है और अपने सारे ग्लैंड्स के काम पर यह नियंत्रण रखता है, तो इसीलिए इसे किंग ग्लैंड कहते हैं। और किंग के ऊपर कौन होता है? रानी के अलावा तो कोई और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राजा तो सबसे ऊपर होता है। तो राजा के कार्यों का लेखा जोखा कौन रखेगा, उस पर नियंत्रण कौन रखेगा? रानी के अलावा तो ये कोई काम कर ही नहीं सकता। तो हाइपोथैलेमस को क्वीन ग्लैंड कहते हैं, यानी यह सारे ग्लैंड की रानी होती है, यानी यह राजा पर भी नियंत्रण रखती है। ठीक है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड, यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यह एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की ओरिजिन कैसी होती है? एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, यानी हमारे बॉडी में 3 जर्म्स लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यह किस जर्म लेयर से बनी होती है? एक्टोडर्मल ओरिजिन है तो एक्टोडर्म से बनी होती है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं या इसे किंग ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड या किंग ग्लैंड कहते हैं और हाइपोथैलेमस को क्वीन ग्लैंड कहते हैं, या इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं?
या तो क्वीन ग्लैंड कहते हैं या फिर मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बच्चों पिट्यूटरी की लोकेशन क्या होती है, यह कहाँ पाई जाती है? यह ब्रेन में पाई जाती है, इतना तो हम लोग जानते हैं। ब्रेन में कहाँ? ब्रेन में एक स्फेनॉइड बोन होती है। इस बोन के गड्ढे में यह पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है ना। उस गड्ढे को सेला टर्सिका कहते हैं। उस गड्ढे को क्या कहते हैं? जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, उस गड्ढे को सेला टर्सिका कहते हैं। लोकेटेड इन सेला टर्सिका, सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन ऑफ स्कल। बच्चों आप पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन देख सकते हो। जब मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन बता रही हूं आपको, यह मैं हाइंड ब्रेन बना रही हूं, तो यह है मेडुला, यह इस तरह से हो गई पॉन्स, और यह है मिड ब्रेन, यह हो गई सेरिबेलम। बच्चों यह फोर ब्रेन का पार्ट है, यह जो मैं बना रही हूं यह है फोर ब्रेन, यह फोर ब्रेन है। यहां पर बच्चों यह जो फ्लोर ऑफ फोर ब्रेन है यह है डायनसेफ्लॉन। बच्चों यह पोर्शन है डायनसेफ्लॉन, यह है थैलेमस और यहाँ है हाइपोथैलेमस। तो बच्चों यह है फोर ब्रेन और यह है फ्लोर ऑफ फोर ब्रेन। तो फ्लोर ऑफ फोर ब्रेन पे आप क्या जानते हो, यह क्या है? यह है डायनसेफ्लॉन, यह है थैलेमस और यह है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे यह दो इस तरह से आप देख रहे हैं, यह क्या है? इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है बच्चों? यह आप क्या जान रहे हैं? यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। यह कहाँ पाई जाती है? फ्लोर ऑफ द फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के फ्लोर पे पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। यह है हाइपोथैलेमस, यह जो निचला हिस्सा है इसे क्या कहते हैं? इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। यह है हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से इस तरह से एक यह डंडी से जुड़ी रहती है, यानी एक स्टॉक से जुड़ी रहती है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और इस डंडी को इन्फंडिबुलम या स्टॉक कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के वजन की बात करें तो इसकी वजन यानी वेट कितनी होती है बच्चों? एक एडल्ट व्यक्ति में इसकी वेट होती है 1.5 ग्राम। तो किसी एडल्ट व्यक्ति में इसकी वजन कितनी हो गई? 1.5 ग्राम। और इसकी जो ओरिजिन है वह किस प्रकार से होती है यह आप देख लें। इसकी ओरिजिन आप देख लें कि यह किस प्रकार से इसकी ओरिजिन होती है। बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी जब किसी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तब क्या होता है कि बेस ऑफ ब्रेन, जैसे आप देख लो यह क्या है? बेस ऑफ ब्रेन से उभार निकली, यानी डायनसेफ्लॉन बेस ऑफ ब्रेन है ना, बेस ऑफ ब्रेन से उभार निकली, यानी यह है डायनसेफ्लॉन। तो बेस ऑफ ब्रेन से एक उभार निकली, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज की बात कर रही हूँ। उसके बाद माउथ के रूप से इस तरह से एक इमेजिनेशन निकलती है। यह क्या है? माउथ के रूप से इमेजिनेशन निकलती है। इसे मैं लिख दूं, रूफ ऑफ माउथ, रूफ ऑफ माउथ, रूफ ऑफ माउथ जिसे स्टोमैडियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? स्टोमैडियम कहते हैं। तो रूफ ऑफ माउथ से एक उभार निकलती है और यह उभार कहाँ निकलती है? बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के आगे, इन फ्रंट ऑफ बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन यह उभार निकलती है जिसे रैट के पाउच कहते हैं। इस उभार को क्या कहते हैं? इसे रैट के पाउच कहते हैं। इस उभार को क्या कहते हैं बच्चों? रैट के पाउच कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ क्योंकि अक्सर
पूछे जाते हैं। बच्चों इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूँ, इसके बाद की डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह जो बेस ऑफ ब्रेन है यानी डायनसेफ्लॉन, इससे जो एक नीचे की ओर उभार निकली है, यह पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में डेवलप हो जाएगी। तो इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि यह जो है इस तरह से पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में डेवलप हो जाती है ना। यह क्या है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। यह पोर्शन डेवलप हो गई पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। उसके बाद यह जो रैकेस पाउच है यह डेवलप हो जाती है एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। तो इसे आप देख सकते हैं कि यह जो रैकेस पाउच है वह एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में डेवलप हो गई है। यह क्या है, रैकेस पाउच है जो एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में डेवलप हो गई है। यह जो रचना है यह है हाइपोथैलेमस। यह हाइपोथैलेमस है, इसे आप हाइपोथैलेमस कहेंगे। और यह जो नीचे की ओर आप उभार देख रहे हैं यह पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है। और इस तरफ जो आप उभार देख रहे हैं जो रैकेस पाउच से बनी है वह एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। आई होप कि आपको यह समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों लोब का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसकी ओरिजिन होती है। तो बच्चों यह जो मैं बना रही हूँ यह हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की डायग्राम है। यह जो डायग्राम है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की डायग्राम है। यह बन गई पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और यह जो है एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बन गई। यह क्या बन गई बच्चों, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिसकी फॉर्मेशन रैकेस पाउच से हुई है। और यह जो आप देख रहे हैं यह क्या है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। यह है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इसकी फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के टिश्यू के द्वारा ही होती है, ठीक है। और यह एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है। यह है एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और यह एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इसकी फॉर्मेशन रैकेस पाउच से हुई है। और यह है हाइपोथैलेमस। यह क्या है बच्चों, यह है हाइपोथैलेमस। यह है हाइपोथैलेमस। तो बच्चों मुझे ऐसा फील होता है कि हाइपोथैलेमस सास की तरह है और इसकी दो बहुएं हैं, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। दो बहुओं के नाम हो गए एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। सासू जी के नाम हो गए हाइपोथैलेमस। यह जो सासू जी है इसे मैं बना देती हूँ। यह मैंने बना दी। यह मैं सासू माँ बना रही हूँ, है ना। ये गुस्से वाली सासू माँ है। तो यह क्या है, गुस्से वाली सासू जी है। तो इसे मैं लिख दूं, यह है सासू जी। बच्चों इसे ऑप्टिक काइज्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिक काइज्म, ठीक है। यह डायग्राम हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड की। यह डायग्राम हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो यह जो हाइपोथैलेमस है यह एक ऐसी सासू जी है जो अपनी एक बहू पर तो बहुत ऑर्डर झाड़ती है। यह है बहू, इसे मैं लिख दूं कि यह है बहू, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इस बहू पर ये बहुत ऑर्डर झाड़ती है और इससे बहुत सारे काम करवाती है। और यह जो सासू जी है हमेशा काम भी करवाती है, यह करो वह करो, फिर कहेगी चलो बंद करो, तुम्हें नहीं करना, अब बंद करो, बहुत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसकी बिहेवियर है, हाइपोथैलेमस की बिहेवियर एंटेरियर पिट्यूटरी के लिए कुछ इसी तरह की है। लेकिन यह जो हाइपोथैलेमस है यानी सासू जी अपनी इस बहू से बहुत प्यार करती है ना। यह भी एक बहू है लेकिन इस बहू से यह बहुत प्यार करती है और इससे यह कोई काम भी नहीं करवाती, है ना। इस बहू से यह यानी पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस कोई काम भी नहीं करवाती और खुश भी रहती है, क्योंकि इसकी अपनी रिश्तेदारी है। यानी पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी किस प्रकार से बनी है, हाइपोथैलेमस के टिश्यू से ही बनी है, यानी अपना रिश्ता है, अपनी रिश्तेदारी है।
तो यह बहुत अच्छी लगेगी ही, ठीक है। इसके साथ बड़ा अपनापन है, बड़ा प्यार उमड़ता है और इसके लिए कोई अपनापन नहीं है और इसके प्रति हमेशा बुरा बर्ताव ही रहता है, ठीक है। एक्चुअली यह जो मैं कहानी आपको बता रही हूँ यह सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। आप ऐसे याद रख पाओगे इसलिए मैं बता रही हूँ। तो बच्चों यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यह स्ट्रक्चरली दो प्रकार की होती है। बच्चों यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यह स्ट्रक्चरली दो प्रकार की होती है। बच्चों स्ट्रक्चरली या पिट्यूटरी ग्लैंड दो प्रकार की होती है, यानी रचना के आधार पर देखा जाए तो यह दो प्रकार की होती है, एंटेरियर पिट्यूटरी और यह पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो रचना के आधार पर हमने क्या देखा कि एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी दो प्रकार की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। और फंक्शनली देखा जाए तो यह तीन प्रकार की होती है। फंक्शनली यह कितने प्रकार की होगी? यह तीन प्रकार की होगी, ठीक है। इसे मैं मिटा दूं। फंक्शनली यह तीन प्रकार की होती है। पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस यह जो है यह क्या है बच्चों? पार्स डिस्टैलिस है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पार्स डिस्टैलिस। यह है पार्स डिस्टैलिस। इसे क्या कहते हैं? पार्स डिस्टैलिस, जो कि एंटेरियर लोबर पिट्यूटरी में है। तो यह जान लिया आपने पार्स डिस्टैलिस किसे कहते हैं। और यहाँ पर एक होती है पार्स इंटरमीडिया। इसे क्या कहेंगे? पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया। तो इसे क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। उसके बाद यहां आप देख रहे हैं पोस्टीरियर लोब में पाई जाती है पार्स नर्वोसा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा, इसे कहते हैं पार्स नर्वोसा। थर्ड है पार्स नर्वोसा, ठीक है। और यह पाई जाती है पोस्टीरियर लोबर पिट्यूटरी में। एंटेरियर लोबर पिट्यूटरी में आप क्या देख रहे हैं? पार्स डिस्टैलिस पाई जा रही है और पार्स इंटरमीडिया, यह है पार्स इंटरमीडिया। और पोस्टीरियर लोबर पिट्यूटरी में पाई जाती है पार्स नर्वोसा, यह है पार्स नर्वोसा, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय क्या होती है कि पार्स इंटरमीडिया जो है पार्स डिस्टैलिस से अटैच हो जाती है। अब क्या होता है बच्चों कि यह जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस में इस तरह से काफी सारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस के जो सेल्स हैं वह न्यूरॉन से भरे रहते हैं, यानी हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स भरे रहते हैं और ये हार्मोन सेक्रीट करते हैं। यह क्या सेक्रीट करते हैं? यह हार्मोन सेक्रीट करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह एक सासू माँ की तरह बिहेव करती है, तो यह क्या करती है? ऑर्डर छापने के लिए हार्मोन सेक्रीट करती रहती है, इस तरह से, है ना। यानी ऑर्डर छाटती रहती है कि यह करो वह नहीं करो। तो इस तरह के ऑर्डर्स हमेशा यह हाइपोथैलेमस से आते रहते हैं एंटेरियर लोबर पिट्यूटरी में, ठीक है। क्या करना है और क्या नहीं करना है यह कौन डिसाइड करता है? यह हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है। बच्चों अब हम जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दोनों लोब्स हैं, एंटेरियर लोबर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर लोबर पिट्यूटरी, दोनों कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट करते हैं और ये हार्मोन कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यह हो गए हार्मोन्स, तो यह हो गया हार्मोन्स और यह हो गया उनके फंक्शन। एक तरफ में हार्मोन्स लिखूंगी और दूसरे तरफ में फंक्शन लिखूंगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी एंटेरियर लोबर पिट्यूटरी के द्वारा कौन से हार्मोन सेक्रीट किए जाते हैं। तो सबसे पहले एंटेरियर
एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, सबसे पहले यह देख लेंगे। तो एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा सबसे पहला हार्मोन जो सेक्रेट होता है उसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन या फिर इसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को ही सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। इसे जीएच लिख सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन को जीएच लिख सकते हैं और इसे एसटीएच लिख सकते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब देखो बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टडी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में हो उस एज ग्रुप में हाइट बढ़ानी बहुत जरूरी होती है। अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना और स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है ना। तो अब मैं यह बताऊंगी कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस प्रकार से हाइट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस प्रकार से आपकी हाइट बढ़ती है, आपके शरीर में ग्रोथ होती है। ठीक है, तो हाइट बढ़ाने के लिए सबसे पहले यह बताओ कि किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपकी हाइट ग्रो कर जाए। तो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, यानी आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ग्रोथ कहाँ से होगी। आपके शरीर में सेल डिवीजन ज्यादा हो, सेल जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी, है ना। आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दी जाए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाए, तभी तो जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन न्यूट्रिएंट्स की आपको जरूरत है वो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, तभी तो अच्छी ग्रोथ होगी। और अगर न्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में मिले तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि ग्लूकोज ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि अपने खान पान पर ध्यान देना है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, आपको ऐसे फूड लेने हैं जिससे आपको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिले, जैसे मांस, मछली, अंडा, पनीर, मिल्क। मिल्क एक कंप्लीट फूड है, आप मिल्क जरूर लें, इससे आपको कैल्शियम भी मिलती है और आपकी हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है। हड्डियां लंबी होंगी तभी तो आपकी हाइट ग्रो करेगी, है ना। तो हड्डियों को मजबूत करना है, हड्डियों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वह भी आपको लेनी है। आपको पानी बहुत पीना है, पानी की कमी से भी आपको परेशानी हो सकती है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो भी आपने खाया है उसकी डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होगी। तो पानी भी आपको पूरा से पीना है। आजकल बच्चे दाल नहीं खाते, दाल आपको जरूर लेना है, दाल, सोयाबीन, राजमा, ये सब जिनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, ये आपको अपने डाइट में शामिल करना है, ताकि आपकी हाइट ग्रो कर सके, आपकी पर्सनैलिटी निखरे। आपकी पर्सनैलिटी तभी अच्छी होती है जब आपकी हाइट अच्छी होती है, और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यू में छांटे नहीं जाएंगे, आप सिलेक्ट जरूर किए जाएं। बच्चों, रिसेंटली एक रिसर्च में पाया गया है, फास्टिंग रखते हो यानी उस समय आप खाते पीते नहीं हो, तो यह आपके ग्रोथ के लिए बहुत चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। 8 से 10 घंटे भी अगर आपने खाना नहीं खाया है तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो यह कि आपके बॉडी में जो स्टोर ग्लाइकोजन है, जैसे यह क्या है बच्चों, यह लीवर है, ठीक है, यह लीवर है। तो लीवर में क्या है, ग्लाइकोजन है। लीवर में क्या होती है बच्चों, ग्लाइकोजन। और जब आप उपवास रखते हो यानी आपकी फास्टिंग रहती है तो उस समय ऐसा नहीं है कि आपसे कोई काम नहीं होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। उपवास में भी आपके सारे काम होते हैं, कोई काम नहीं रुकता, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया है तो क्या हुआ, बॉडी ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। तो ग्लाइकोजन के रूप में आपका एक्स्ट्रा भोजन संचित है। तो यह आपके उपवास के समय में जब आप खाना नहीं खाते हो तो यह टूटेगी और क्या बनाएगी, ग्लूकोज बनाएगी, और यह ग्लूकोज बनाएगी यानी एनर्जी आपको मिलती रहेगी उपवास के दौरान भी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब ग्लाइकोजन टूट कर ग्लूकोज बनाती है उस प्रोसेस को ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। लाइसिस मीन्स टूटना। तो क्या चीज टूट रही है, ग्लाइकोजन टूट रही है, इसलिए ग्लाइकोजन के टूटने की प्रोसेस को ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं। जब ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बनाती है तो ग्लाइकोजन के टूटने की प्रोसेस को ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं। और इस तरह से आपके ब्लड में, मान लो यह ब्लड वेसल्स हैं,
ग्लूकोज बढ़ती जाती है और एनर्जी आपके बॉडी को मिलती रहती है। तो बच्चों एक फायदा तो उपवास से यह हुआ कि आपका जो संचित भोजन था लीवर में ग्लाइकोजेन के रूप में वह टूटे और आपको ग्लूकोज मिल गए। और दूसरा फायदा यह होता है कि जब आप खाना नहीं खाते हैं तो बॉडी इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं करता है। बॉडी में पैनक्रियास में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं और यह आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल है यह इंसुलिन सेक्रेट करती है और यह इंसुलिन जब आप खाना खाते हो तभी सेक्रेट होता है, लेकिन जब आप उपवास रखते हो तब यह इंसुलिन नहीं सेक्रेट होता। ठीक है, तो जब आप उपवास रखते हो उस समय इंसुलिन सेक्रेट नहीं होता है और यह इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम कर देता है। तो जब आपने मेहनत से ग्लूकोज अपने ब्लड लेवल में बढ़ाया है तो आप नहीं चाहोगे कि इंसुलिन का सेक्रेशन हो और ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो जाए, यह नहीं चाहोगे। तो इसीलिए अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का सेक्रेशन कुछ घंटे नहीं होता है तो ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है और यह जो है आपकी हाइट को जल्दबाजी में बढ़ाने में मदद करता है। आपकी हाइट जल्दी से ग्रो कर सकती है अगर आप टाइम टू टाइम फास्ट रखो तो ये तो हो गई फास्टिंग की बात, उपवास की बात। और ऐसे भी बच्चों आप जनरल बात भी बताऊं, अगर आप उपवास नहीं भी रखते हो तो भी आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का यही एक तरीका है कि आपका जो भोजन संचित है लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में उसको तोड़ा जाए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की जाए ताकि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, है ना। उसके बाद फैट होता है, आपके लीवर में फैट भी है तो फैट को भी आप तोड़ सकते हो। फैट में कार्बन नहीं है, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे इसे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। यह नियोजेनेसिस है, नई प्रोसेस है ग्लूकोज बनाने की जहां पर बिना कार्बन वाले सब्सटेंस से भी आप ग्लूकोज बना रहे हो। ठीक है ना, तो यह भी क्या करती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है। फैट से जब हमने ग्लूकोज बनाया तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ब्लड वेसल्स में हमने ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा लिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं ताकि एनर्जी भरपूर मिले और जब भरपूर एनर्जी मिलेगी तो ग्रोथ बहुत अच्छे ढंग से होगी, है ना। अब आप बताओ, आपके पास प्रोटीन भी है तो क्या ग्लूकोज बनाने के लिए, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रोटीन को भी आप तोड़ोगे? बताओ, प्रोटीन को तोड़ना क्या सही रहेगा? यह बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमें तो प्रोटीन और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। तो जहां से भी प्रोटीन मिले ले लो, प्रोटीन को तोड़ना नहीं, प्रोटीन को सिर्फ बनाना है। तो प्रोटीन को रहने देते हैं, प्रोटीन को नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, प्रोटीन को जैसे है रहने देते हैं, क्योंकि प्रोटीन होगी तभी तो नई सेल्स की फॉर्मेशन होगी, सेल डिवीजन होगी, सेल्स की रिपेयरिंग होगी। प्रोटीन के रहने से ही यह सब होगा और यह सारी प्रोसेस जब होगी तभी ग्रोथ होगी। तो प्रोटीन को तोड़ना नहीं है, प्रोटीन को सिर्फ बनाते रहना है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट अपने फूड में शामिल करो और हाइट बढ़ाओ। ठीक है, तो बच्चों यह जो आपकी हाइट बढ़ती है किस तरह से बढ़ती है, इसमें आपकी बोन्स की लंबाई भी बढ़ती है, मसल्स में भी ग्रोथ होते हैं। तो यह हाइट किस तरह से बढ़ाती है, stimulates the growth of all tissues। जितने भी टिश्यूज हैं सभी की यह ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देती है। स्टिमुलेट करना यानी उत्तेजित करना, बढ़ावा देना, यानी सभी टिश्यूज की ग्रोथ को बढ़ावा देती है ताकि ओवरऑल ग्रोथ हो। आपकी बॉडी में ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की ग्रोथ होगी और किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की ग्रोथ नहीं होगी, ओवरऑल ग्रोथ होती है। यानी हाथ पैर बॉडी के सारे पार्ट्स की प्रॉपर ग्रोथ होगी और बोन्स की भी ग्रोथ होती है, तभी आपकी हाइट ग्रो करती है। स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ऑल टिश्यूज इंक्लूडिंग बोन्स। बोन्स की भी ग्रोथ होती है, बोन्स की भी ग्रोथ होती है, मसल्स की भी ग्रोथ होती है, सारे टिश्यूज की ग्रोथ होती है, तभी जाके आपकी प्रॉपर ग्रोथ होती है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकलते जा रहे तब क्या होगा, आपकी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ होगा, है ना। आप
छप्पड़ फाड़ के ग्रोथ करोगे, और छप्पड़ फाड़ के ग्रोथ नहीं करनी है। एक नॉर्मल प्रोपोर्शन में आपकी बॉडी में ग्रोथ होता है, तभी अच्छा माना जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट हो गए तो इसे क्या कहते हैं? एबनॉर्मल ग्रोथ कहते हैं। तो इस एबनॉर्मल ग्रोथ को क्या कहते हैं? जाइगेंटिज्म कहते हैं। अगर हाइपर सेक्रेशन हो जाए तो क्या कहेंगे? हाइपर सेक्रेशन हो जाए तो जाइगेंटिज्म कहते हैं। ऐसी हालत में एक बीमारी लग जाती है जिसे एक्रोमेगाली कहते हैं, और इसमें आपकी हड्डियां भारी हो जाती है और शरीर मोटी हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? एक्रोमेगाली कहते हैं। और यह ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सेक्रेशन की वजह से होती है। आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाए तब क्या होगा? और अगर आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन कम हो जाए, यानी हाइपोसेक्रेशन के केस में क्या होगा? हाइपोसेक्रेशन यानी ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन कम हो जाए तब क्या होगा? तब बॉडी सही ढंग से ग्रो नहीं करेगा और आप बौने हो जाएंगे। उसे कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म कहते हैं, यानी शरीर आपका बौना दिखेगा, आपकी हाइट नहीं निकलेगी, औसत से आपकी हाइट बहुत कम होगी और लोग हंसेंगे आप पर। तो इसलिए आप अपनी हाइट पर पूरा ध्यान दें, अपने डाइट पर ध्यान दें और एक्सरसाइज भी करें। एक्सरसाइज से भी आपकी हाइट अच्छी निकलती है। और बच्चों, यह तो आप जानते ही हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटेरियर लोब है, यानी एंटेरियर पिट्यूटरी, यह अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। यह तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी अपनी मर्जी नहीं चलती है। यह तभी काम करती है जब हाइपोथैलेमस इसे ऑर्डर देती है। तो हाइपोथैलेमस जब ऑर्डर देगी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, तब जाके एंटेरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगी और आपकी बॉडी में तभी ग्रोथ होगा। तो इसे मैं लिख दूं कि जब तक हाइपोथैलेमस ऑर्डर नहीं देती है तब तक एंटेरियर लोब पिट्यूटरी कोई हार्मोन सेक्रेट नहीं कर सकती है, इसकी अपनी मर्जी नहीं चलती है। तो हाइपोथैलेमस जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसे मैं लिख देती हूं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो जब हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करती है और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने के बाद आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है, और जब आपकी हाइट प्रॉपर वे में बढ़ जाती है, यानी जब आप एक एवरेज हाइट गेन कर लेते हो, तब फिर हाइपोथैलेमस कहती है बस बंद करो, अब हार्मोन सेक्रेट नहीं करना है, ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन बंद करो। तब हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सेक्रेट करती है। तो हाइपोथैलेमस जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है तो हाइपोथैलेमस आफ्टर प्रॉपर ग्रोथ यानी जब आपकी एवरेज हाइट निकल आती है, तब उसके बाद हाइपोथैलेमस एंटेरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देती है कि अब ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करना बंद करो, अब सेक्रेट नहीं करना। तो एंटेरियर लोब पिट्यूटरी जो है वह ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करना बंद कर देती है। तो हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सेक्रेट किया। इसे मैं पूरा लिख देती हूं, हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सेक्रेट किया, जिसके कारण इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जब हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सेक्रेट किया, यानी इसने एंटेरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर दिया कि अब ग्रोथ नहीं करवाना है, अब ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन बंद करो, अब ग्रोथ नहीं करवाना है तो नहीं करवाना है। तो एंटेरियर लोब पिट्यूटरी क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कम कर देती है या बंद कर देती है। ठीक है, तो बच्चों सारी उम्र तक तो आपकी हाइट बढ़नी नहीं है, एक सर्टेन
एज लिमिट के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए अपनी हाइट जितनी बढ़वानी है वह आपके एज ग्रुप तक बढ़वा लो, नहीं तो फिर बाद में हाइट आपकी नहीं बढ़ने वाली है। इसलिए मैंने जो आपको सलाह दिया है वो आप जरूर आजमा के देखना, आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी। तो बच्चों आपने यह जान लिया एंटेरियर लोब पिट्यूटरी के द्वारा पहला हार्मोन सेक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। बच्चों उसके बाद दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यह है एंटेरियर लोब के द्वारा स्रावित दूसरा हार्मोन, जिसे कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे TSH भी लिख सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बच्चों आप क्या जानते हैं कि एंटेरियर पिट्यूटरी किसके ऑर्डर पर चलती है? हाइपोथैलेमस के ऑर्डर पर। तो यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब सेक्रेट करेगी? जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगी। अब हाइपोथैलेमस थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करेगी। जब हाइपोथैलेमस के द्वारा थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन यानी TSRH थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट हो हाइपोथैलेमस के द्वारा, तभी एंटेरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट करेगी। जब तक कमांड नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक एंटेरियर पिट्यूटरी कोई काम नहीं करेगी। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करती है बच्चों? यह सेक्रेट करती है थायरॉक्सिन। यह थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट करती है। ठीक है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि यह आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट तीनों के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए थायरॉक्सिन का सेक्रेशन बहुत जरूरी है। थायरॉक्सिन हार्मोन सही से सेक्रेट हो, इसके लिए बॉडी में आयोडीन की मात्रा सही होनी चाहिए। आयोडीन अगर नहीं मिलती है सही ढंग से बॉडी को, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कम हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन के लिए आप समुद्री मछली भी खा सकते हैं, इससे भी आपके शरीर में आयोडीन की पूर्ति हो जाएगी। आयोडीन की मात्रा बहुत कम चाहिए हमारे बॉडी को, पर चाहिए जरूर, इसलिए आपको आयोडीन युक्त भोजन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है बच्चों, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्लैंड सही ढंग से उचित मात्रा में थायरॉक्सिन का सेक्रेशन नहीं कर पाती है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सेक्रेट करने के लिए बहुत जोर लगाती है और इस तरह से गले में एक उभार नजर आती है, थायराइड ग्लैंड फूल जाती है ना। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन का स्राव कम हो जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड को अधिक बल लगाना पड़ता है थायराइड के सेक्रेशन के लिए, जिसके कारण गले में यहाँ पर इस तरह से उभार सी आती है, जिसे क्या कहते हैं? घेघा रोग कहते हैं या गलगंड कहते हैं। हाइपोसेक्रेशन से क्या होता है बच्चों? हाइपोसेक्रेशन से थायरॉक्सिन का स्राव कम होता है और थायराइड ग्लैंड को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण एक बीमारी हो जाती है जिसे गोइटर कहते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं? गोइटर। हिंदी में इसे घेघा रोग कहते हैं या इसे गलगंड भी कहते हैं, गलगंड कहते हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन की वजह से गले में एक बीमारी लग जाती है जिसे गोइटर कहते हैं, हिंदी में इसे घेघा रोग या गलगंड कहते हैं। ठीक है, अब यह जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसे हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा शक्तिशाली है। अगर आपके ब्लड में थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन सेक्रेट नहीं करता है। हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन सेक्रेट नहीं करेगा। यह थायरॉक्सिन हार्मोन बड़ा पावरफुल है, बड़ा शक्तिशाली है। इसकी मात्रा अगर ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाए तो ये अपने आप को खुद ही नियंत्रित कर लेता है और इसे फीडबैक में
मैकेनिज्म कहते हैं। हार्मोन का यह जो है यह फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। अगर ब्लड में थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाए तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन खुद अपने आप को नियंत्रित कर लेता है। यह एंटेरियर पिट्यूटरी को भी कहता है कि मैं अपना नियंत्रण खुद कर सकता हूं, मैं खुद को रेगुलेट कर सकता हूं। यानी यह निगेटिव फीडबैक भेजता है एंटेरियर पिट्यूटरी को भी, और यह हाइपोथैलेमस को भी निगेटिव फीडबैक भेजता है कि मैं अपना नियंत्रण कर सकता हूं। इसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं और इसे TRH के द्वारा डिनोट करते हैं। तो बच्चों जानते हैं तीसरे हार्मोन के बारे में जो एंटेरियर लोबो पिट्यूटरी से निकलती है। तीसरे हार्मोन का नाम है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलती है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसे ACTH भी कहते हैं, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। और एंटेरियर पिट्यूटरी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन तब सेक्रीट करेगी जब हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट करेगी। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इसे CRH से डिनोट करते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ही हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया, यानी इसने कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट किया, वैसे ही एंटेरियर लोब ने क्या किया, ऑर्डर को फॉलो किया और इसने एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सेक्रीट किया। जैसे मान लो यह है एड्रीनल ग्लैंड, यह इस तरह से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले को मेडुला। ठीक है, तो अंदर वाले को मेडुला कहेंगे और यह जो ऊपर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। तो यह एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, तो यह कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगी, यह मेडुला पर एक्ट नहीं करेगी। यह एड्रीनो कॉर्टिको है ना, कॉर्टिको शब्द कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, तो यह किस पर एक्ट करेगी, ऊपरी भाग, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपरी भाग कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगी। तो इसका फंक्शन जान ले हम। यह एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करेगी, स्टिमुलेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स, यह इसको स्टिमुलेट करेगी, एड्रीनल कॉर्टेक्स को यह स्टिमुलेट करेगी टू सेक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो यह एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करेगी, इस कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगी ताकि यह क्या सेक्रीट करे, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या सेक्रीट करे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करती है, यह ब्लड में ग्लूकोज, प्रोटीन तथा फैट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है और यह इलेक्ट्रोलाइट्स को भी नियंत्रित करती है। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करती है, मिनरल्स को रेगुलेट करती है, यह बॉडी में पानी की मात्रा को भी नियंत्रित करती है ना। और अब जानेंगे फोर्थ हार्मोन के बारे में। फोर्थ हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे FSH भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी तब स्रावित करेगी जब हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा, ऑर्डर आएगा
जब हाइपोथैलेमस से ऑर्डर आएगा तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट करेगा, रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट करता है ताकि एंटेरियर पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रीट कर पाए। इसे शॉर्ट फॉर्म में GnRH भी लिखते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जब हाइपोथैलेमस ने कमांड दिया, यानी हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट किया, तो एंटेरियर पिट्यूटरी ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट किया। और FSH किस पर काम करेगी, यह गोनेड्स पर काम करती है, यह गोनेड्स पर काम करती है, यानी कि टेस्टिस और ओवरी दोनों पर काम करती है। यह टेस्टिस एंड ओवरी दोनों पर यह काम करेगी, टेस्टिस एंड ओवरी दोनों पर यह काम करती है। टेस्टिस में यह क्या करती है, यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस पर किस तरह से अपना असर दिखाएगी, यह स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, यह स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करती है, यानी स्पर्म को बनाने में मदद करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन को। और यह ओवरी पर किस तरह से करती है, यह जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यह ग्राफियन फॉलिकल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, यानी ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ अधिक से अधिक हो। और यह एस्ट्रोजन हार्मोन के सेक्रेशन को भी स्टिमुलेट करती है ताकि oogenesis की प्रोसेस हो सके, यानी ओवा का निर्माण हो सके। तो यह क्या करती है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल and secretion of एस्ट्रोजन, यानी यह ओवा फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर रही है ना। तो ये क्या कर रही है, oogenesis में मदद कर रही है, oogenesis को प्रोमोट कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है। तो बच्चों आपने चौथे हार्मोन के बारे में भी जान लिया जो कि है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जानते हैं पांचवें हार्मोन के बारे में जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसे LH भी कहते हैं, इसे LH से डिनोट करते हैं। तो एंटेरियर पिट्यूटरी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन तब सेक्रेट करेगी जब हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट होगी, इसे GnRH कहते हैं, अभी मैंने बताया। तो जब हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट होती है तब एंटेरियर पिट्यूटरी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट करती है। और यह काम क्या करती है, यह गोनेड्स पर एक्ट करती है, यानी टेस्टिस एंड ओवरी। मेल में इसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी इसे ICSH कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। और यह क्या करती है, स्टिमुलेट्स सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यह इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करती है, यह टेस्टोस्टेरोन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करती है। यह लड़कों को गलतफहमी होती है कि अगर टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन उनकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा होता है तो उनकी मर्दानगी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, उनकी मर्दानगी पर इसका बुरा असर होता है, मर्दानगी घट जाती है।
कोई भी हार्मोन का सेक्रेशन बैलेंस मात्रा में ही होना चाहिए, ज्यादा या कम से बीमारी लग सकती है। फीमेल बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या असर होता है? स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन। क्या करती है यह? इट स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है। ओवरी से ओवा के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को यह स्टिमुलेट कर देती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह और क्या करती है? स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। यह कॉर्पस ल्यूटियम के बनने की क्रिया को भी स्टिमुलेट करती है। और क्या करती है? एंड सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करती है? ओव्यूलेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है और कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट करती है। कॉर्पस ल्यूटियम यानी ग्रेफियन फॉलिकल्स जब मैच्योर हो जाती है उसमें से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, यानी अंडा बाहर निकल के चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और जो बची हुई ग्रेफियन फॉलिकल होती है यानी लूटी हुई ग्रेफियन फॉलिकल को क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट करती है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। तो यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फीमेल बॉडी में आपने काम देख लिया। बच्चों अब हम लोग जानेंगे छठा हार्मोन। छठा हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। छठा हार्मोन जो कि एंटेरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है उसे कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तब स्रावित होगा जब हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जब तक हाइपोथैलेमस ने सेक्रेट नहीं किया है तब तक एंटेरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रेट नहीं कर सकती है। इसे पीआरएच भी कहते हैं। इसका टारगेट ऑर्गन है मेमरी ग्लैंड या मेमरी ग्लैंड पर एक्ट करती है। तो इसका फंक्शन जान लो आप। प्रोलैक्टिन की फंक्शन क्या है? कंट्रोल्स द साइज ऑफ ब्रेस्ट। फीमेल में यह क्या करती है? ब्रेस्ट के साइज को कंट्रोल करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय ही ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज होती है ताकि पार्टुरेशन के बाद जब बच्चे का जन्म हो जाए तो उसके बाद बच्चे को फीडिंग करवाया जा सके। और दूसरा क्या है? कंट्रोल्स सेक्रीशन ऑफ मिल्क। कंट्रोल सेक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी के बाद मिल्क सेक्रीशन को भी कंट्रोल करना यह प्रोलैक्टिन का काम होता है। यह प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन करता है, स्टोर करता है, ये सब कुछ करता है, लेकिन सेक्रीशन यह नहीं कर सकता। एंटेरियर लोब के द्वारा स्रावित हार्मोन प्रोलैक्टिन मिल्क सेक्रीशन नहीं करवा पाता। मिल्क सेक्रीशन कौन करवा पाता है बच्चों? इसके लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन उत्तरदायी है और यह हार्मोन एंटेरियर लोब से नहीं बल्कि पोस्टेरियर लोब से सेक्रेट होता है। यह जो ऑक्सीटोसिन है यह पोस्टेरियर लोबो पिट्यूटरी से सेक्रेट होती है। पोस्टेरियर लोबो पिट्यूटरी से सेक्रेट होती है और यह क्या करती है? इसका भी टारगेट ऑर्गन मेमरी ग्लैंड ही है और इसकी फंक्शन क्या है? ऑक्सीटोसिन की फंक्शन है यह मिल्क सेक्रीशन के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सेक्रेट होती है और यह मिल्क सेक्रीशन के लिए उत्तरदायी है। बच्चों ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? हेल्प्स इन सेक्रीशन ऑफ मिल्क।
helps in secretion of milk in female breast, in female breast during lactation, during lactation, यानी लैक्टेशन के समय यह क्या करती है, फीमेल ब्रेस्ट में मिल्क की सेक्रेशन करवाती है ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके। बच्चा सिर्फ दूध ही पीता है, माँ के दूध पर ही आश्रित रहता है, तो ब्रेस्ट से दूध का सेक्रेशन होना भी तो जरूरी है और यह तभी संभव होगा जब ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित हो। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ऑक्सीटोसिन तब स्रावित होती है जब बच्चे के लिए माँ के दिल में प्यार उमड़ता है, जब बच्चे के लिए, जब माँ को एहसास होता है कि बच्चे को भूख लगी होगी, मेरा बच्चा भूखा है, या बच्चे को टच करती है, सहलाती है, बच्चे के लिए जब माँ के दिल में प्यार उमड़ता है तब जाके ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है और तब जाके फीमेल के ब्रेस्ट से मिल्क का सेक्रेशन होता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, या इसे और क्या कहते हैं, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। अब इसे लव हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब माँ के दिल में बच्चे के लिए प्यार उमड़ता है तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन सेक्रेट होता है, तो इसलिए इसे लव हार्मोन कहते हैं। लेकिन इसे बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं, बर्थ हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्टुरेशन के समय में, यानी जब बच्चे का जन्म होना होता है तब उस समय यह ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन यूटेराइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है। यूटेराइन मसल को यह क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। यूटेराइन मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, यूटेरस पर दबाव पड़ता है और बच्चा नीचे की ओर फिसल जाता है और इस प्रकार से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बच्चे के जन्म के लिए भी उत्तरदायी है, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो जब प्रोलैक्टिन का काम हो जाता है तब क्या है, हाइपोथैलेमस फिर ऑर्डर झाड़ती है कि चलो अब प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन बंद करो, है ना। तो जब हाइपोथैलेमस फिर ऑर्डर झाड़ती है कि प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन अब नहीं होना चाहिए, तो एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, ऑर्डर को फॉलो करेगी, है ना। तो अब क्या है, हाइपोथैलेमस दूसरा हार्मोन रिलीज करती है जिसे क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। इसे PIX से डिनोट करते हैं, इसे डोपामिन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को डोपामिन भी कहते हैं, डोपामिन। अब प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन एंटेरियर पिट्यूटरी को बंद करना है, तो एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन बंद कर देगी। तो जैसे ही प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन बंद होगा वैसे ही यह सारे काम बंद हो जाएंगे, क्योंकि प्रोलैक्टिन की जरूरत तभी है जब प्रेगनेंसी है या चाइल्ड बर्थ के समय, हमेशा तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। तो जब इसकी जरूरत नहीं होती है तो हाइपोथैलेमस क्या करती है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन सेक्रेट करती है और एंटेरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देती है कि तुम प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन बंद करो, तो एंटेरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन बंद कर देती है। पोस्टीरियर लोब से सेक्रेट होने वाला पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जिसके बारे में अभी अभी मैंने बताया, यानी लव हार्मोन, या इसे और क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने अभी भी स्टडी किया। और दूसरा हार्मोन है पोस्टीरियर लोब से सेक्रेट होने वाला वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, या इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन को और क्या कहते हैं बच्चों, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। अब इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे कि यह क्या फंक्शन करती है। वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन यह ब्लड में वाटर कंटेंट को मेंटेन करके रखती है,
तो यह क्या करती है, मेंटेन वाटर कंटेंट इन ब्लड एंड thus electrolyte is also maintained। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट भी मेंटेन रहती है। यह क्या करती है, यह हमारे नेफ्रॉन के डिस्टिलेटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट करती है और यह तब एक्ट करती है जब हमारे शरीर से बहुत ज्यादा पानी बाहर निकल रहा हो यूरिन के माध्यम से। अगर बार बार कोई इंसान यूरिन डिस्चार्ज कर रहा हो, यानी बार बार कोई सुसु के लिए जा रहा हो, तो ऐसे में वाटर लॉस हो जाता है और इंसान की मौत भी हो सकती है डिहाइड्रेशन की वजह से। अगर शरीर में पानी ना हो तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी और ऐसे में व्यक्ति मर भी सकता है। तो यह जो हमारा किडनी है उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का जो दूर वाला हिस्सा होता है उसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो वह क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर जो यूरिन के माध्यम से बार बार शरीर से बाहर निकल रहा है, जब एंटेरियर पिट्यूटरी के द्वारा वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सेक्रेट किया जाता है, तब यह वैसोप्रेसिन क्या करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जाकर वाटर लॉस को रोकता है। वैसोप्रेसिन क्या करता है, वाटर जो बार बार यूरिन के माध्यम से बाहर निकल रही है उस वाटर लॉस को रोकता है और बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब ब्लड में वाटर कंटेंट प्रॉपर बनी रहती है तो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा भी प्रॉपर वे में बनी रहती है। और ये क्या करती है, यह वैसोप्रेसिन जो है इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करती है। यह क्या करती है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करती है। यह ब्लड प्रेशर को कैसे इंक्रीज करती है, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ब्लड वेसल्स, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ब्लड वेसल्स। यह वैसोप्रेसिन क्या करती है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे वह क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे। ब्लड चौड़े रास्ते से गुजर रही तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही उसका रास्ता ही छोटा पड़ गया तो ब्लड क्या पूरे प्रेशर के साथ गुजरेगी। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गए पोस्टीरियर लोब से स्रावित होने वाले दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। बच्चों मैंने ऑक्सीटोसिन के बारे में बताया था क्योंकि यह पोस्टीरियर लोब से स्रावित होती है, तो इसलिए मैंने लगे हाथ आपको वैसोप्रेसिन के बारे में भी बता दिया क्योंकि यह भी पोस्टीरियर लोब से स्रावित होती है। ठीक है, लेकिन इंटीरियर लोब से स्रावित होने वाला एक हार्मोन छूट गया है जिसे मैं बता देती हूँ। बच्चों एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे कहीं कहीं पर आप इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित हार्मोन भी लिखा हुआ पाएंगे। इसे कहीं कहीं पर क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। बच्चों अभी मैं जिस हार्मोन के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में यह जो बताया था मैंने पार्स डिस्टालिस है और यह पार्स इंटरमीडिया, यह क्या है, पार्स इंटरमीडिया। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान यह क्या हुआ, पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टालिस में अटैच हो गया। यह किसमें अटैच हो गया, पार्स डिस्टालिस में, यह पार्स डिस्टालिस में अटैच हो गया। तो अब क्या है कि जब यह इसमें अटैच हो ही गया है तो अब क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे MSH भी कहते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यह एंटेरियर लोब या फिर
कुछ बुक के अनुसार इंटरमीडिएट लोब तब स्रावित करेगी जब हाइपोथैलेमस से ऑर्डर आएगा। तो जब हाइपोथैलेमस सेक्रीट करेगी मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, है ना, यानी जब हाइपोथैलेमस मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट करेगी तब जाकर यह एंटेरियर लोब या इंटरमीडिएट लोब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रीट करेगी। अब यह मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम क्या करती है? यह stimulates the formation of black pigment जिसे क्या कहते हैं? इसे मेलानिन कहते हैं। ब्लैक पिगमेंट को क्या कहते हैं? मेलानिन कहते हैं। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करती है? मेलानिन के पिगमेंट को स्टिमुलेट करती है। हमारे स्किन का जो आप कलर देखते हैं, कोई व्यक्ति बहुत गोरा होता है, कोई एकदम काला होता है, कोई सांवला होता है, या किसी भी जीव का आप कलर देख लें, रेप्टाइल्स का या एम्फीबियंस का, सारे जीवों में जो कलर होती है यह पिगमेंटेशन के कारण होती है और इसके लिए मेलानिन पिगमेंट उत्तरदायी है। हमारे बालों का रंग भी किसी का भूरा है, किसी का काला है, तो यह क्या है? मेलानिन पिगमेंट के कम या ज्यादा होने के कारण बालों का रंग भूरा या काला होता है, या व्यक्ति के स्किन का कलर सांवला, गोरा या काला होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गोरा है, इसका मतलब है कि उसमें मेलानिन पिगमेंट बहुत कम है, यानी उसमें मेलानिन पिगमेंट का अभाव है, यानी बेचारा अभाव का शिकार है, मेलानिन पिगमेंट उसमें कम है। और कोई व्यक्ति बहुत काला है, यानी उसमें मेलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा है, यानी वो व्यक्ति मेलानिन पिगमेंट का धनी व्यक्ति हो गया, है ना। एक हद तक कालापन भी ठीक है, लेकिन अब अगर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानिन सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता रहे और मेलानिन का सेक्रेशन होता रहे, तो ऐसा समय भी आएगा कि कोई व्यक्ति एकदम काला दिखे, है ना, और वह व्यक्ति इतना काला दिखे कि वह रात में निकले तो भूत प्रेत भी उससे डर के भाग जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या होता है कि हाइपोथैलेमस फिर कमांड भेजता है कि अरे यह क्या हो रहा है, यह व्यक्ति तो एकदम काला हो गया, अंधेरे में तो दिख ही नहीं रहा, इससे तो भूत प्रेत भी डर के भाग रहे, है ना। तो मेलानिन के स्टिमुलेशन को रोका जाता है, तो मेलानिन पिगमेंट का बनना बंद होता है। और यह कब होता है? जब हाइपोथैलेमस कमांड भेजेगा एंटेरियर लोब या जो आप कह लो इंटरमीडिएट लोब को कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सेक्रेशन बंद करो, है ना, तब जाके सेक्रेशन बंद होती है। तो अब हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगी? मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, तब जाके मेलानोसाइट का निकलना बंद होगा और इसे क्या कहेंगे? MIH, है ना, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। इसके सेक्रेशन के बाद ही मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सेक्रेशन बंद होगा, तो मेलानिन का फॉर्मेशन बंद होगा। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल से स्टडी कर लिया है। आई होप कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई करूंगी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।